अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के इल्जामात से बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। ये वो केसेस है जिसके बारे में मुल्क के तमाम माहिरीन कानून और पीएमएलएन के अंदर भी एक ठीक ठाक साइजेबल चंक था उनकी पॉलिटिकल क्लास का, जो समझते थे कि ये केसेस प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ये एक ओपन एंड शट सिनेरियो है और अगर कभी ना कभी कोई सियासी प्रॉब्लम आई या रुकावट आई हमजा साहब के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए तो वो इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के बायस होगा। लेकिन आज चश्मे फलक ने यह भी देखा कि इन केसेस से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि वजीर आजम का ओथ उठाने से पहले बात यहां तक आ चुकी थी कि फर्दे जुर्म आयद होने जा रही थी, लेकिन अप्रैल के बाद जो एक हमें प्रायोरिटी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द अपने केसेस को खत्म करवाना है, आज वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि शहबाज साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो आज खत्म हो गई है। सो अब हमें कभी नहीं पता चलेगा कि मंजूर पापड़ वाले के जो अकाउंट है उस पे पैसे कहां से आए। हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर पैसे कहां से आए। उनकी गवाहियां मौजूद हैं, लेकिन ये पैसे आए हैं, अनअकाउंटेड फॉर हैं। ये किसने किसको भेजे, ये अल्टीमेटली किसके अकाउंट में गए, इसका बेनिफिशियरी कौन है, ये अब कभी नहीं मालूम हो जाएगा, क्योंकि अब अदालत से बाकायदा एक फैसला शरीफ खानदान के हक में आ चुका है। एक और बात है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है निजाम के लिए। ये कुछ छोटी मोटी अकरेंस नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आगे फ्यूचर के लिए तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मैसेज गया है कि इस तरह के जो केसेस हैं, चाहे वो बड़ी मेहनत से बनाए जाएं, बड़े तगड़े भी हों, वो कभी मंतकी अंजाम तक शायद नहीं पहुंचेंगे। और एक और बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया है कि शरीफ खानदान पूरी माइट के साथ जब वापस आता ताकत में तो फिर वो किस तरीके से उन लोगों से निपटता है जो उनके खिलाफ कार्रवाइयों में या उनके खिलाफ जो केसेस बनाने में मुलव्विस होते हैं। सो ये एक कोई छोटी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी अगर हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा तो वो झिझकेगा, 100 बार सोचेगा कि क्या उनकी इस मेहनत के ऊपर पानी तो नहीं फिर जाएगा, इज इट वर्थ इट, जो सबसे बड़ा सवाल है ये तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप से पूछेंगे। सुरखुरू की एक टर्म होती है जी, जो पाकिस्तानी सियासत में ऐसे टॉफियों की तरह वो बांटी जाती है। इस फैसले के आने के बाद में देख रही थी सोशल मीडिया पे पीएमएलएन की तरफ से, मेरा ख्याल है पहले से ही फ्लायर तैयार किए होंगे उन्होंने सुरखुरू होने के, बाप और बेटे की शक्ल के साथ जो इसके ऊपर पोस्टर पे छपा है कि जी सुरखुरू हो गए। ऑब्वियसली अब इसको पीएमएल ऐसे ही स्पिन करेगी, वो कहेगी कि झूठे केसेस थे, आज हम वैलिडेट हो गया है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी। लेकिन जी ये पाकिस्तानी सियासत का एक क्रक्स है और आज ही के दिन एक और आयरॉनिक खबर यह है कि यही एफआईए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ गिरफ्तारी चाहती है और आज उनको बरीयत करवानी पड़ी जमानत करवानी पड़ी अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ताकि अगले एक हफ्ते तक उनको गिरफ्तार न किया जा सके। तो ये पाकिस्तानी सियासत का एक साइकिल है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फवाद साहब, सबसे पहले तो आप कल शहबाज शरीफ साहब के वैसे नविश्ता ही दीवार ही था, 9 अप्रैल के बाद ये होगा कब, कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, कितनी देर से होगा, क्या वो फाइनल तरीके से होगा या ये बिल्कुल एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, जैसे कि नजर आ रहा था गुज़श्ता एक हफ्ते से, जहां ये सारे आर्गुमेंट्स जा रहे थे कि ये मामला इधर ही जाएगा। लेकिन बहरहाल हो गया। अब ये शहबाज साहब वजीर आजम पाकिस्तान के सर पे जो लटकती तलवार थी वो नहीं है, अब वो जरा सुकून से हुक्मरानी करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तमांचा है पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर जो कि निज़ाम इंसाफ ने एक बार फिर लगाया है, और इसका जो असल मामला यही है कि ये जब हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मूव जिस दिन पास हुई उसके 48 घंटे के अंदर ही इस केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। 48 घंटे के अंदर जो रिजवान साहब थे मरहूम, जो एफआईए के चंद बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स में शामिल थे, उनको हटा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील कर दी गई। वो तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम जिसने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था, या तो उनको बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों में तितर बितर कर दिया गया और कई एक को सस्पेंड भी कर दिया गया। बाद में जो रिजवान है उसको, वो तो आपके सामने हार्ट अटैक हुआ,
बज़ाहिर, और वो अपनी जान से ही चले गए। उसके बाद मकसूद पटवारी को दुबई में हार्ट अटैक हुआ, वो वहाँ पे जो है वो मारा गया। इसी तरीके से जो फ़खर था कराची में, जो मेन आदमी था जो पैसे निकाल रहा था, वो भी अचानक जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया। सो ये सारा मामला जो है ये हुआ, और उसके बाद ये 800 सफ़ात की जो चलान रिपोर्ट है, अदालत ने फर्द जुर्म भी आयद करने की जरूरत महसूस नहीं की। और जो FIA ने जब से ये मौजूदा DG और ये टीम आई है, इन्होंने आकर के इसको जो है वो जिस तरीके से बनाया किया वो आपके सामने है। अगर आप मेरे ट्वीट्स उठा के देखें, इस केस के ऊपर बयानात उठा के देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखें, तो बहुत शुरू से ही मैं ये बखबर रख रहा था और मैं बता रहा था कि ये इक्विटल होगी और ऐसे ही होगी। लेकिन ओवरऑल शर्मनाक है पाकिस्तान की अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का अवाम का एतमाद पहले ही हम 130 नंबर पे है। इस तरह से करके आपने बिल्कुल ही रोन दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये जिस तरीके से ये केस था, 14,000 अकाउंट्स जो हैं उन पर अर्करेजी से मेहनत की गई। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, मंजूर पापड़वाला, मकसूद पटवारी, ये जो तमाम चपरासी थे, क्लर्क्स थे, जो जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे, उनके नाम से रेमिटेंसेस मंगवाई गई। ये 24 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम का पैसा था, और पाकिस्तान के अवाम एक तरफ तो सैलाब ज़दगान के लिए पूरी दुनिया से एक एक रुपया, एक एक डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक खानदान को हमने 24 अरब रुपया आज माफ कर दिया। इससे पहले इवनफील्ड अपार्टमेंट्स के केस में मरियम नवाज को जिस तरीके से रिलीफ मिली, ये तमाम वाकयात पाकिस्तान के अवाम को बहुत के लिए बड़े डिस्करेजिंग है। और आई वुड से कि इससे पाकिस्तान के अमूमी जो मोराल है अवाम का, उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा है। और पता ये चला है कि अगर आप ताकतवर हों तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता, अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, प्रोसिक्यूशन बैठ गई है, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जिस तरीके से ये हुआ, उतना ही कम। देखिए, ये तो इदारे जो हुकूमत हो उसके कब्जे में होते हैं, चाहे जितना भी ये क्लेम किया जाए कि भाई ये इंडिपेंडेंट इदारे हैं, अपने तय काम करते हैं, ऐसा नहीं हुआ करता। चाहे कोई भी सियासी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, जिसकी हुकूमत ये इदारे उसके। सो फवाद साहब, जब आपके दौरे हुकूमत में ये केसेस जितनी तेजी से चलने चाहिए थे, या जितनी इस पे इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग तो खुद भी कहते रहे ओपन एंड शट केस है, ये डिले होता रहा, क्या आप और अब जो PMLN वो लेगी स्टांस, वो कहेगी जी कि आप ये प्रूफ कर देते ना, आपके पास हुकूमत थी, प्रोसिक्यूटर्स आपने बेहतर लगाने थे, इस केस को फास्ट ट्रैक करके चलवाना था। अब हुकूमत चली गई है तो ठीक है, आप नहीं कर पाए ना अपने दौर में। ये बात आपकी इसमें वजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसकी जो तहकीकात हैं वो आम केसेस की तरह नहीं होती। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं उनमें जो 14,000 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो 14,000 ट्रांजैक्शंस को ढूंढना, उसके ऊपर काम करना, फिर लोगों को अरेस्ट करना, मेरे ख्याल है इसमें कोई 50-55 के करीब तो इसमें विटनेसेस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेब बखेर दी जाती है। ये इस तरह सीधा सीधा नहीं होता कि 2-4 अकाउंट आपने पकड़ लिए तो आपके पास पैसे बन गए। तो इसमें इन्होंने इस तरह से किया था कि बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, पैसे शामिल किए गए। तो ये बड़ी एक लंबी तहकीकात थी, तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1.5 साल तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और उसके बाद ये केस जब हुआ तो आपको याद होगा कि तकरीबन 4 जज इसमें चेंज हुए। फिर उसके बाद तकरीबन हर ही केस के ऊपर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा मेरी कमर में दर्द है, और वो पेश नहीं हुए। तो इसलिए ये केस इतना अर्सा जो है, तकरीबन ये मेरा ख्याल 2 साल पेंडिंग रहा है, और 2 साल पेंडिंग रहते हैं केसेस को, इतना वो पाकिस्तान के नहीं है इशू। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें तहकीकात बड़ी जामे हैं। ये हुदैबिया केस भी आपके सामने है, वो भी ऐसे ही हुआ था। हुदैबिया केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, लेकिन सिर्फ सियासी वजूहात की बिना के ऊपर उसको बंद कर दिया गया, और वो अब तक उसके ऊपर जो है वो नहीं खोला गया। सो ये आई वुड से कि दूसरा बहुत बड़ा एक अदालती रिलीफ जो है वो शरीफ साहबान को जो है वो मिला। उनको तो मिलते रहते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में इससे अवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा शदीद मजरूह हो।
फवाद साहब, एक तो ऑब्वियसली आपने जो कानूनी पहलू बताया कि भाई इन्वेस्टिगेशन होती है, रमजान शुगर मिल वो पहला केस था, बाकायदा जो पीटीआई की ओनरशिप थी, आप लोग कहते थे कि जी ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और शहबाज साहब इससे तो बच के नहीं जा सकते। बहरहाल सबसे पहले उसी में बरी हुए हैं, लेकिन क्या ये खाली कानूनी उस पे नुक्तों पे ही इक्तफा था या इसका कोई सियासी एंगल और सियासी पहलू भी था? क्या कोई सियासी रुकावटें भी थी, कोई और मसले थे भी थी कि ये अब तक जो उनको सजाएं नहीं हुई इसमें? जितना केस इफेक्टिवली आप प्रोसिक्यूट करके आगे चल, क्योंकि खान साहब भी काफी दफा अपनी बेबसी का इजहार करते रहे। आज भी इनफैक्ट अगर मैं आपको सुनवाऊं, उन्होंने ये बात की है लाहौर में जर्नलिस्ट से मिलकर, उन्होंने बतौर वजीर आजम तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरी थी, असल ताकत किसी और के पास थी। सो वो कहते जी जो मैं करना भी चाहता था नहीं कर पाया। बड़े क्लियरली वो कह रहे हैं कि जी बेबस वजीर आजम थे वो, और यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। आज एडमिट किया खान साहब ने। देखिए सही है, वो बात भी सही है। उसमें हमारे पास जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का रोल बहुत बड़ा हुआ है, और वो तो हम कई दफा बात कर चुके हैं कि उसके रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर तो जो है, और फिर जो हमारा नैब का जो रिफॉर्म था, उसमें मुझे लगता है हमें अपनी भी गलतियां जो हैं वो हमें माननी चाहिए, और हमें अपनी भी गलतियों के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए कि जो जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म हमें लाने चाहिए थे। और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इमरान खान ने कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं थी जिसमें ईवीएम के ऊपर, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो उनके आइडियाज थे, और जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने बात ना की। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री थी उसने कोई इस पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन ये केस मैं आपको बताऊं, ये एक्सेप्शन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे लॉ रिफॉर्म वगैरह से। एक ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जरूर है। ये मुकदमा तो इसका कोई कानूनी पहलू नहीं है, ये तो खालिस्तान सियासी मुकदमे के तौर के ऊपर इसमें इक्विटल हुई है। इसमें अगर कानून के ऊपर जाए सवाल ही पैदा नहीं होता शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है वो कम से कम 10-10 साल जेल में ना जाए, क्योंकि इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो ओपन एंड शट है। इसकी कोई देखे ना केसेस किस तरह से जाली बनते हैं कि आप किसी बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको आप मारते हैं। जैसे अभी आप शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया, कहा गया जी इसको मार के फलाना बयान दे दो। अगर वो बयान दे दे, आपने उसके ऊपर लोग पकड़ लिए, वो एक टॉर्चर से आपने ले लिया या जो भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो आपका कोई इस तरह का गवाही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पैसे यहाँ से आए, यहाँ से इस अकाउंट में गए, इस अकाउंट से बाहर गए, बाहर से फलाने बंदे ने टीटी लगवाई, वो पैसे जो है वो आपके वापस आ गए। तो ये तो बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, इसमें वो ओरल तो है ही नहीं। ये तो है ही नहीं कि मुझे पकड़ के मार लेंगे और कहेंगे कि गलत है, आप अपना गवाही दे दो या कुछ कर लो। सो इस केसेस में कोई इसका जो है, ये केसेस का कोई कानून से ताल्लुक नहीं है। ये तो 100% फेवर की गई है सियासी तौर के ऊपर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बचाया गया है, और पाकिस्तान के लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, एक इनकलाब के लिए तैयार नहीं होंगे, ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। सो ऑब्वियसली पीएमएलएन के अंदर जो शहबाज साहब थे, उन्होंने उनका तो नजरिया यही था कि जी हमने मफामत करके अपने केसेस रफा दफा करवाने हैं। अब हम देखें कि इसहाक डार साहब वापस आ गए, मरियम बीबी बाहर चली गई, शहबाज साहब बरी हो गए, उनके बेटे बरी हो गए। अब तो अगला लॉजिकल स्टेप तो यही है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे ना, और उनकी भी लगता है कि जो कानूनी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि बज़ाहिर मामला तो उसी तरफ जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने की राह हमवार करना, तो सारे बाकी हर्डल्स तो चले गए, खाली वो ही एक स्टेप रह गया। हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, और वैसे वो आ भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी तौर के ऊपर नवाज शरीफ इज नाउ अ डेड डक, और फ्रेंकली अगर वो सियासत में आते हैं तो पीटीआई को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आ जाएंगे, वो यहाँ पे ये जल्दी से अपने कर आके यहाँ से निकल भी जाएंगे, जैसे ये फैसले हो रहे हैं सारे, तो वो भी निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लोग इस तरह सोचते नहीं है। हमारे यहाँ ये जो जरदारी की और शरीफ की ये सोच है कि लोग अहमक हैं, उनको तो समझ ही नहीं है ये कैसे हो रहे हैं, ये मामला उनको तो पता ही नहीं चलेगा। ये मामला नहीं रहा, बच्चे को भी पता है। आप स्कूल जाते हुए 5-7 साल के बच्चों को भी पूछेंगे ना कि ये लोग कौन है और कैसे इक्विट हो रहे हैं, वो भी आपको बता देंगे ये सब कुछ क्या ड्रामा लगा हुआ। एक सेकंड फवाद साहब, हम एक ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब के साथ हमारी खसूसी नशिस्त है। फवाद साहब, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे आप नवाज शरीफ साहब को? वो अपनी बड़ी पॉलिटिकल गेन्स कर रहे हैं। उन्होंने जो जो भी हासिल करना था, उनकी जो जो ख्वाहिशात थी वो हासिल कर रहे हैं, उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप लोग की इलेक्शन की ख्वाहिश थी, अभी वो जरा दूर है, तो अंडर एस्टिमेट तो ना करें। नहीं, कोई अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है। वो तो जो एक अमूमी, हम लोग तो लोगों में रहते हैं और एक लोगों का जो एक हमें मिलता है फीडबैक, उसके ऊपर ये चीज होती है, चलती है। मेरा ये ख्याल है कि कोई नवाज शरीफ इस वक्त इमरान खान के लिए खतरा नहीं है, ना पीटीआई के लिए खतरा है, लेकिन वैसे बड़ी मायूस कौन सी सूरत हाल है। एंड आई मस्ट से कि मेरे ख्याल में आम आदमी इससे बड़ा मुतासर होगा। पीपल वोंट टेक इट लाइक इसको अच्छा लेगा। और जो कॉन्फिडेंस हमारी रियासत के ऊपर पहले ही बहुत मजरूह है, और इस तरह के फैसलों से उसमें मजीद पब्लिक ओपिनियन जो है वो नेगेटिव हो। चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने अपने आगाज में कहा कि आज बड़ा एक दिलचस्प दिन इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब जहां पे बरी हुए हैं, वहां पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात, या अगर हम ख्वाहिश की बात करें हुकूमत की, वो बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रही है। आज जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को अपनी जमानत करवानी पड़ी। और आज ये बात कही भी है राना सनाउल्लाह साहब ने, अगर हम उनका बयान सुनवा दें, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा, अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी लॉन्ग मार्च आएगा तो गिरफ्तारियां होंगी। क्या कहा राना साहब ने, जरा सुने। वो किसी जत्थे की जो है वो क़यादत करके आता है और उस जत्थे के ऊपर हमें जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि उस ऑपरेशन को शुरू करते ही या शुरू करने से पहले इसको गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ बात होती है कि जी इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, ताकि ये नौबत ही ना आए कि वो एक लीड करे मार्च को। दूसरे इसके साथ साथ नाअहली की भी बड़ी तगड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं हुक्मरान इत्तेहाद ने। ये भी आपको सुनवा दें कि उनका क्या ख्याल है कि खान साहब नाअहल कैसे होंगे और क्यों होंगे, किस बुनियाद पे होंगे। ये जो रेफरेंस है ना तोशा खाने वाला, उसमें इमरान खान साहब मिस डिक्लेरेशन में वो नाअहल होंगे। कानून आइन के मुताबिक फैसले ले लिए जाएं तो ये सिर्फ ताहयात नाअहल नहीं होता, आइन कानून के मुताबिक ये फांसी चढ़ता है इमरान खान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने बरखुरदार से तनख्वाह न लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और यहाँ तो ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। आपके बयान हल्फियों को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपने गलत बयान हल्फी शामिल, मिस डिक्लेरेशन के ऊपर इस मुल्क की आला अदालत चंद लाख रुपए, कई लोग हैं, उसके ऊपर उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सियासत कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। आपके ऊपर इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर 10,000 न लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई। इसने हलफनामा दिया है, हलफनामा जो है झूठा दिया हुआ। सब वो लोग भी डर रहे हैं कि जी इमरान खान को कहीं हम डिस्क्वालीफाई ना करें, कल कोई हमारे नाम लेके हमारे खिलाफ जो ये ट्रोलिंग करेगा कि एस जैसे शख्स से के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान कोई तोप चीज नहीं है। इसने तो साफ वाजिया झूठ बोला है कि इसने वहाँ से तहफ़ लिए, तोशा खाने में पैसे भी जमा कराए, इसने वो तहफ़ जाहिर ही नहीं किए। और पूरी कौम भी देखेगी कि नवाज शरीफ को टेक्निकल ग्राउंड पे किस तरह नॉकआउट किया गया था। अब वो भी देखेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट बंदा किस तरह होता है। जब एक दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला टेकअप कर ले अदालत, तो ऐसे में हमने माजी में ये देखा है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेम्नर को सजा के बगैर अदालत से रुखसत किया गया हो। जी फवाद साहब, तो सबसे पहले तो बताएं कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि पहुंचने से पहले ही कर देंगे गिरफ्तार और मोस्ट प्रॉब्ली हाउस अरेस्ट वगैरह होगा ताकि लीड ही ना करें इस लॉन्ग मार्च को, जब भी आप इसकी डेट देंगे। देखिए मारिया, मैं तो ये खान साहब को फ्रैंकली नहीं समझता कि जाके रोज जमानतें कराने चाहिए अदालतों में। गिरफ्तार करना है तो कर लें। ये जो है, हम कभी एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत में पता नहीं ये जो भी लीगल एडवाइस हो रही है उनकी, वो कौन दे रहा है लीगल एडवाइस? ये जाहिर है अपना बहुत सारा एक लॉयर्स का जत्था है, वो अपना कोई ओपिनियंस दे रहा होगा, कर रहा होगा। बट फ्रेंकली पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह से अदालतों में तो नहीं वो हर वक्त 24 घंटे जो है वो खड़े हो सकते। गिरफ्तार करना है तो कर लें, क्या फर्क पड़ता है इसमें। और इमरान खान को गिरफ्तार करना तो पाकिस्तान की इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस कदर अनस्टेबल सोसाइटी के अंदर अगर आप मजीद आग लगाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान को बिल्कुल एक एज पे धक्का ही देना चाहते हैं, तो फिर ही कोई
अगर राना सनाउल्लाह वगैरह तो नहीं है ना बेचारे, ये तो एक ऐसी हादसे के नतीजे में बन गए हैं, या इतने आपने वक्त जाया कि अब इतने लोगों का बयान चला के, इन लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है ना। लेकिन हमने देखना यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने फैसले करने हैं या वो जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज करना अफोर्ड कर सकते हैं? अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर कर दें, इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लें और डिस्क्वालीफाइड भी कर दें। अगर नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को आपका ख्याल है कि वो इमरान खान का ऑल्टरनेट है पाकिस्तान में, और लोग जो हैं वो पिछले 40 साल जिस तरह हमने इन लोगों के साथ गुजारा किया है, मजीद अगले 60 साल जो है इन्हीं की नस्लों के साथ गुजारा करना है तो फिर कर लें। लेकिन देखिए ऐसा है नहीं, ग्राउंड सिचुएशन देखी जाती है, ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक जो है वो फैसले होने चाहिए, बात होनी चाहिए। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, गिरफ्तार करना पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान के शिकार करने, बहरान में मुब्तला करने के मुतरादिफ होगा। एंड आई एम श्योर कि जो संजीदा लोग हैं दे डू रियलाइज दिस एंड दे विल नेवर गो टू दैट पार्ट। और लेकिन अगर कोई गिरफ्तार करना चाहने का शौक करना चाहता है तो करके देख ले। सो आपको लगता है कि ये क्या इस वक्त नौबत आ सकती है, या उससे पहले 2 दफा ऐसा हुआ कि बताया गया कि जी वारंट जारी कर दिए गए हैं पर वो गिरफ्तारी अमल में आई नहीं है? तो क्या गिरफ्तार करना मकसूद है भी या नहीं, या उससे पहले ऐसे ही जरा थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना नफ्सियाती तौर पे भी दबाव डालने के लिए कि हम पकड़ लेंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये वो टैक्टिक्स हैं, या एक्चुअली गिरफ्तारी की मुमकिनात भी है? सोच रही है पीटीआई इसको कि अगर गिरफ्तार हो तो फिर करना क्या उसके बाद? देखिए बात यह है कि अगर तो अगर आप समझें कि अगर आप कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं तो फिर गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। अगर आप तगड़े रहेंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे, बड़ी सिंपल बात है। तो पॉलिटिकली इमरान खान बहुत तगड़े हैं सर, और मैं जज्बानी कहूंगा कि एक पागल ही होना पड़ेगा आपको इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि देखिए ना 90% आप समझे लोग नहीं निकलेंगे। जैसे अभी सारे लोग ये कह रहे हैं लोग पाकिस्तान में निकलते ही नहीं है जी, ये तो सारा पाकिस्तान ही ऐसा है। लेकिन अगर 10% निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? चले 99% नहीं निकलते, 1% निकल आए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में रिएक्शन आया है इमरान खान को निकाल के, तो जो सारे लोग जो डिसीजन मेकर्स थे या जिन्होंने इमरान खान को एक साजिश करके जो फारिग किया, उनका ख्याल था कि पब्लिक रिएक्शन ये होगा। Actually, no one really thought of that. और लोगों का इमरान, और सच्ची बात तो ये है जैसे इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, हमें तो खुद भी अंदाजा नहीं था कि लोगों का रिएक्शन जो है वो ये होगा। तो अगर जो है लोगों का रिएक्शन वो ना हुआ, मतलब 90% आप लोग समझ के बैठ गए हैं कि जी नहीं पाकिस्तानी लोग नहीं निकलते जी, और ये पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ये तो लोग बिल्कुल ही नहीं निकलते जी, तो भाई निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको बाथरूमों में छुपने की भी जगह नहीं मिलनी ना। तो आप एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाते। कोई थोड़ी बहुत भी जिस बंदे में अकल होगी वो इसको इस तरह से नहीं जो है वो एक एक्सट्रीम टेस्ट करेगा कि जिसमें आगे पाकिस्तान का एक पूरा जो है वो मंजरनामा हाथ से निकल जाए। सो फवाद साहब, ये जो पॉपुलैरिटी है इस पर तो अनडिस्प्यूटेड है, खान साहब बहुत पॉपुलर है। अगर वो अपनी पूरे पॉलिटिकल करियर में अगर हम बात करें वो इस वक्त अरूज पे हैं अपनी पॉपुलैरिटी की, लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो क्या पॉलिटिकल रिजल्ट्स में तब्दील होने में या अपने पॉलिटिकल अहदाफ हासिल करने के लिए काफी है? मेरे नजदीक ये बिल्कुल काफी नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे अवामिल है। इसाक डार साहब का एक बयान था, वो अगर हम सुनवा दें, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस उनकी जो है वो कहती है कि मुलाकातें हो रही हैं। एक और बात के बारे में भी बात की उन्होंने, जरा सुनिए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थोड़ी सी कोशिश की कि इंटरलॉक्यूटर बने इमरान खान साहब में और आर्मी चीफ में, तो आप लोगों को वर यू पीपल केप्ट इन द पिक्चर? नॉट ऑफिशियली बट वी हैड एन एक्सेस। तो हमारी भी इतने 30-35 साल में अपनी इंटेलिजेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है ना तो हमें ये पता था। हमारी इतला में 2 मीटिंग्स हुई हैं। जी फवाद साहब, दूसरी मीटिंग चले, पहली की तो मैंने खान साहब से पूछ लिया था और उन्होंने एक इनडायरेक्टली तस्दीक कर ही दी थी। दूसरी का क्या स्टेटस है जो दार साहब कह रहे हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि जो अभी आपने पहले बात की थी ना कि अकेली पॉपुलैरिटी काफी नहीं होती, तो मैं एक्चुअली आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और ये एक हांडी की तरह है जिसमें सारे मसाले पूरे होने चाहिए, लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने बाकी मसालों का बंदोबस्त भी कर लिया है। और इंशाल्लाह जब ये हांडी बनेगी
तो ये अच्छी बनी। ठीक है, तो मसाले तो हम सब समझते हैं ना पाकिस्तान की सियासत में कैसे थ्राइव करने के लिए क्या होते हैं। मैं जरा मुलाकात के ऊपर दूसरी वाली आपका हाँ या ना या तस्दीक या तरदीद पे पूछना चाह रही हूँ। सही कह रहे हैं सागदार साहब? नहीं, देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इन मुलाकातों की तस्दीक कर सकूं या तरदीद कर सकूं। तो ऐसा सवाल मेरे से पूछना कि जिसका मैंने जवाब दे सकूं तो वो फिर क्या फायदा। सो ये जो मसाले हैं ये किस स्टेटस पे है, ये किस लेवल पे है फवाद साहब? क्या ये बिल्कुल हांडी में डलने को तैयार है ये भी इनको थोड़ा सा आप अभी चुन रहे हैं? ये किधर तक पहुंची है ये मसाले सारे जमा करने की जो कोशिश है आपकी? नहीं, हमने मसाले तो डाल दिए हैं हांडी में। हांडी हल्की आंच के ऊपर है, तो इंशाल्लाह ताला आपको पता है फिर अच्छा जो है वो बनाने के लिए, कढ़ाई बनाने के लिए आंच तेज नहीं करनी होती, हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकनी है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसे आगे चले जाए। और लॉन्ग मार्च की डेट का इंतजार, ये हांडी पकने का इंतजार कर रहे हैं आप, या उससे पहले होगा, या तब तक हांडी पकती रहेगी, या हांडी पक के चट कर जाएंगे और लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जरा इस पे भी बता देना जरा। लॉन्ग मार्च तो होगा, लॉन्ग मार्च तो देखें वो तो करना है, वो इंशाल्लाह ताला ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ये हमने इसमें देखिए, अगर आप अवाम की कुव्वत के बगैर आएंगे ना, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती होगी। इतना बड़ी मूवमेंट 51 के बाद इतना बड़ा पॉपुलर लीडर इमरान खान जितना कभी आया ही नहीं है। तो अवाम की ताकत को अंडरमाइन आपने नहीं होने देना, अवाम की ताकत को रखना है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम ब्रेक पे जाएंगे। जब वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब और उनके फर्जंद का जो केस था, इसकी डिटेल्स क्या थी, ये केस असल में था क्या, बात करेंगे दो कानूनदानों से, ताकि हमें वो दोबारा एक दफा बताएं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ, इन्वेस्टिगेशन के किन किन मराहिल से गुजरा और आज जो बरियत हुई है, डज दिस मेक सेंस टू देम कानून के हिसाब से। ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 16.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब उसमें आज बरी हो गए हैं। साथ साथ सुलेमान शहबाज साहब जो इसके मास्टरमाइंड थे, इस केस की पहली सुनवाई जो पहली पेशी थी उससे लेकर आज तक वो मुल्क वापस ही नहीं आए। अब गालिबन वो भी वापस आ जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि अब इस केस में कुछ बचा नहीं। आज जो मैं कुछ ये पढ़ रही थी गुज़श्ता चंद दिनों से, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, जो रिमार्क्स हैं, जो मुकालमा हो रहा है, जो FIA का स्टांस है, उससे ये नविश्ता दीवार ही था कि ये होना ही है। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में राजा आमिर अब्बास साहब, एडवोकेट सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मौजूद हैं। बैरिस्टर अहमद पंसूटा साहब मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने तो एक केस बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, इनसाइड आउट। जब भी फैसला सामने आया, इस फैसले से पहले 1-2 दिन से जो हम देख रहे हैं जिस तरह से FIA इसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, और आज बाकायदा फिर अदालत ने ये कहा जी कि शवाहिद ही आप कोई पेश नहीं कर रहे, आप ये कैसे हम इस केस को आगे लेकर चलें जब आप कुछ हमारे सामने रख ही नहीं रहे। मारिया, अभी आपने इंट्रो में कहा कि जी मास्टरमाइंड सलमान था। असल में जो मास्टरमाइंड है ना, अभी उसी को ढूंढना है कि ये मास्टरमाइंड कौन सा है और ये क्या हो रहा है हमारे अदालती सिस्टम में, कि जिस सिस्टम में कि चार्ज फ्रेम नहीं होता, जिसमें कोई गवाह नहीं आते, और मास्टरमाइंड ऐसा कारआमद साबित होता है कि जो केसेस हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस के हैं। किस चीज के? मनी लॉन्ड्रिंग। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? कि जिसकी वजह से हम ATF में बैठे हुए हैं, जहां FATF में बैठे हुए हैं, और FATF हमसे बारहा यही कहा करता है कि जनाब आपके यहाँ केसेस तो बनते हैं लेकिन उसके बाद हतमी नताइज पे तक नहीं पहुंचते। और जब वो ये वाले हतमी नताइज देखते हैं कि जी ना कोई गवाह है, ना कोई चार्ज है, ना कोई वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, गवाहों ने बयानात दिए हुए हैं, और ये तो सारा इस केस को कहा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन थी और बैंकिंग ट्रेल था इसमें सारा। तो उन तमाम चीजों के होते हुए अगर तो नैब का प्रोसिक्यूटर, आपको याद होगा कि जैसे ही रिजीम चेंज हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन दी थी जो उस वक्त थे, जी, और उन्होंने कहा था कि जी DG जो FIA हैं, ही डजंट सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दीज केसेस। तो उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये देखा कि अब कौन सी अच्छी तारीख, नेक तारीख, हम तो देखते थे किसी और कामों के लिए निकाली गई, तो नेक तारीख आई और उस दिन जज साहब बैठे और उन्होंने FIA, जब नैब FIA के प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि जी कोई एविडेंस नहीं है कि जो कनेक्ट कर रहा है, कोई एविडेंस नहीं है जो ये बता रहा है कि जी ये दोनों साहिबान, क्या रमजान शुगर मिल के जो डायरेक्टर्स हैं
उसमें किन किन के नाम हैं, और क्या ये जो एम्प्लॉइज हैं ये क्या किसी एक फर्द वाहिद के एम्प्लॉइज थे जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आ रहे थे? तो उसके सलमान शहबाज साहब थे ना, वो उस दिन से मुल्क ही नहीं वापस आए। वो पहली पेशी पे आए, उन्होंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूं, उसके बाद वो मुल्क में नहीं आए। वो मुल्क में नहीं आए, वो चले गए, और अब लगता है कि कोई जहाज जाएगा और उन्हें भी लेके आ जाएगा, क्योंकि अब तो हमें यही नजर आता है कि जहाज पे जाना, जहाज पे आना। उसके अलावा देखिए जी, कुछ भी हो, केस का ट्रायल हो, एविडेंस उसके बाद क्रॉस एग्जामिन हो, उसके बाद जाके किसी नतीजे पे अदालत या तो ट्रायल ही नहीं हुआ। वैसे कभी पहले आपने देखा कि ट्रायल से पहले दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतना सीरियस ऑफेंस हो। आप यकीन करिए, एक मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं और कहें कि जनाब ये तो केस झूठा है, ये झूठा चेक था, मेरी चेकबुक गुम हो गई, ये 50,000 का चेक मैंने नहीं दिया था, वो कहेगा जी शवाहिद आने दो, एविडेंस आने दो। और ये ना सिर्फ इसमें मजिस्ट्रेट में होता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ट्रायल तो होने दें, कम से कम रिकॉर्ड पे चीजें तो आने दें, एविडेंस तो आने दें। बट हियर इट हैपेंस, बट दिस इज नॉट एस्टोनिशिंग। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये हम सब के सामने थी। यही वो बात है कि जनाब जो कि कहा जा रहा था और बड़े ओपनली कहा जा रहा था कि जनाब ये मेन पर्पस है, और ना सिर्फ कोई ओपोजिशन के लोग कह रहे थे, हुकूमत के अपने बंदों ने बड़े ओपनली आपके मीडिया पे आके कहा कि जी हमारा पर्पस तो मेन ये था कि ये जो करप्शन के केसेस हमारे खिलाफ हैं इन्हें किसी तरीके से खत्म किया जाए। PMLN का जो सबसे बड़ा डिलेमा ये है ना कि शहबाज साहब के केसेस के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड उनकी अपनी जमात के लोग ये समझते हैं कि ये एक्चुअली ओपन एंड शट केस है और ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकता था शहबाज साहब के लिए। और शहबाज साहब इसको लेके बड़े परेशान भी थे अपने भाई से, जब उन्होंने कहा कि इक़्तिदार लेना चाहिए, तो पीछे बैक ऑफ द माइंड में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि ये केसेस हमेशा के लिए कहीं उनके लिए सियासी दरवाजे बंद ना कर दें। इसके लिए ये हुकूमत भी जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं क्यों ली, इस वजह से ली। पंसोटा साहब, ये जिस दिन ये भी इस मुल्क की एक अनोखी हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो किसी शख्स पे, उस दिन वो वजीर आजम का ओथ ले, और उसके बाद 6 महीने तक वो ना केस आगे चले, ना फर्द जुर्म आयद हो, FIA बाकायदा फिर सिस्टमैटिकली आकर बताए जी कि ना तो कोई बराह रास्त लिंक साबित होता है, ना हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं। एंड में अदालत ये कह रही थी कुछ तो दिखाएं हमें, कि कुछ तो सबूत, कुछ तो लिंक पेश करें, लेकिन FIA नहीं कर पाई वो। जी थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट बात करने वाली है ना, वो ये है कि जिस प्रोविजन ऑफ लॉ को इन्वोक करके इनको एक्विट किया गया है, उसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल हैं कि इफ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड नॉट बीइंग कन्विक्टेड इज देयर। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये कोई 10%, 20%, अगर 30% भी एग्जिस्ट करती हो तो अदालत एक्विट नहीं कर सकती है। हम डेली बेसिस पर देखते हैं, और इस केस में दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इसमें FIA ने इंक्वायरी करके 28 अकाउंट्स शॉर्टलिस्ट किए, 16 अरब की जो ट्रांजैक्शंस थी उस पर बंदे नामजद किए। ये चीजें एस्टैब्लिश होनी थी, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये क्लासिकल केस था ट्रायल का। लेकिन यहां पर फाजिल जज साहब ने ये मुनासिब समझा, ये नहीं उन्होंने ये होल्ड किया कि ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि अगर कल को ट्रायल होता तो जो मौसूफ 2 लोग हैं उनके खिलाफ कन्विक्शन हो सकती थी। इस सारी सिचुएशन को अगर सम अप किया जाए तो एक लाइन में सम अप हो सकती है, क्या करेगा काजी जब मियां बीवी राजी। तो ये बेसिकली सिचुएशन सारी की सारी हमारी उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात, जब रजीम चेंज का इशू आया था, आप देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने आके सबसे पहले 2 काम किए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो प्रोसिक्यूशन है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करने की कोशिश की। DG को चेंज किया, प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया। ये दुनिया का अनोखा इंसाफ है। हम पब्लिक में जाते हैं, लोग हमारे से 2-3 सवाल करते हैं लॉयर से। पहला सवाल ये करते हैं कि जब वो टीवी पर आके कहते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं, तो अदालत कहती है कि प्रॉपर्टीज उनकी नहीं है, रोस्ट्रम पर भी आके कहते हैं उनकी नहीं है। साथ ही दूसरा सवाल वो ये करते हैं कि क्या एक आम शख्स को ये प्रिविलेज मौजूद है या अवेलेबल है कि उसके खिलाफ इस लेवल के एविडेंस का केस हो और उसका एक्विटल हो जाए, और उसका जवाब है नो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन की प्रैक्टिस क्या है। जो कानून एग्जिस्ट करता है आज की डेट का, उसकी बेसिस पर ये इम्पॉसिबल है। सो आई एम सरप्राइज्ड that how this decision was passed। इसको तफसील से पढ़ने के बाद ही हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि इस डिसीजन में है क्या। मैं पर्सनली समझता हूं कि एक जिस तरह एक एंटी करप्शन ड्राइव थी पहले, आजकल एंटी इक्विटल ड्राइव चल रही है, और ये उसी ड्राइव का एक हिस्सा है, जिसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि अदालतें जो है खुदा ना खास्ता किसी को फॉलो कर रही हैं, बट ऑफ कोर्स उस जज ने भी ये चीज देखी है कि जब लेफ्ट राइट बड़ी बड़ी अदालतें भी इक्विट कर रही हैं और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे कर रही हैं, तो लेट्स माइट एज वेल फॉलो दैट, और इस चीज को ऐसी
पर छोटा साहब, इसको हम क्या समझे, जो 16.5 अरब रुपया, ये जो 16.5 अरब रुपया जो ये अमाउंट है जो लॉन्ड्रिंग की पूरी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन आज चूंकि क्विटल हो गया, तो ये जो 16.5 अरब रुपया है ये कहां से आया, ये कहां गया, ये फिर इसका मोटा मोटा बड़ा खाता हिसाब क्या है, ये किधर गए 16.5 अरब रुपए? ये बेसिकली जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, ये हैं वो जराए, ये हैं वो सवालात जिनके जवाबात आने थे ट्रायल के बाद, लेकिन इन्होंने एट द वेरी अर्ली स्टेज इसको जो है कंप्लीटली शॉर्टकट कर दिया, इसको कंप्लीटली सर्कमवेंट कर दिया। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक कंप्लीटली नई नवीद है जो जज साहब ने रखी है, एंड आई एम सरप्राइज कि ये कैसे फॉलो होगी आगे केसेस में। इस बेसिस पर तो जिस आदमी का जरा सा भी इशू होगा उसको एक्विटल मिल जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुई हैं कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड, इट हैज टू बी अ जीरो प्रोबेबिलिटी। हाउ कैन यू से कि विद सच ग्लेयरिंग एविडेंस द एक्यूज कुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड? ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, और मैं समझता हूं कि इसको अपील में ऑफ कोर्स जाएगी, और वो अपील में भी FIA ने जाना है। अब मजे की बात यह है कि मैं बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर वो शेयर पढ़ता हूं कि मीर क्या सदा है, हम उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, बीमार हुए जिसके सबब। तो ये मतलब सारे का सारा जो सिस्टम है, आई थिंक इट इज बीइंग जेपरडाइज्ड। आमिर बास साहब, इसमें जो इस केस में मुझे याद है एक और बड़ा जो मेमोरेबल मोमेंट था, जब शहबाज साहब से पूछा कि ये पैसे का, उन्होंने कहा हमजा को पता होगा, हमजा ने कहा कि मुझे नहीं पता, सुलेमान को पता होगा, उन सब ने कहा हमें नहीं पता, फलाने से पूछे। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा आगे इस तरह की केसेस को ट्राई करने के लिए ये बड़ी अच्छी टेक्निक शरीफ खानदान ने फिर अपनाई कि भाई हमें में से किसी को भी नहीं पता, बाप बेटे से पूछे, बेटे बाप से पूछे, आपस में पूछ के हमें बता दें ये पैसे कहां से आए। फिर अगेन वन जिसको हम कह सकते हैं फैंटास्टिक केस है कि जो अब फिर शायद दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में दिखाया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा कि जनाब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ऐसे होते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद कुछ ममालिक हैं जहां पे उसकी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है जजेस के पास कि वो चार्ज भी नहीं फ्रेम करते और वो ट्रायल भी नहीं करते, एविडेंस भी नहीं लीड करते, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। और जो प्रोसिक्यूशन है इसको तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि जनाब आपने तो इतने जो रिकॉर्ड लिए और क्या सब जवाब दिया। वो जी पुरानी हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन है, ये कौन से कानून में लिखा है कि जी उस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन या इस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन या उस हुकूमत का कानून है या इस हुकूमत का। मेरे ख्याल में तो अब एक ऐसी कानून साजी हो जानी चाहिए जिसमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जनाब ये कैटेगरी ए है, इनके खिलाफ ट्रायल्स नहीं हो सकते, कैटेगरी बी है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। बाकी अवाम और जनता के लिए अदालतें भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात का प्रोग्राम का वक्त हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।